जब से मेरे बेटे की शादी हुई थी और मेरी बहू दुल्हन बनकर इस घर में आई थी, तब से ही मेरी बहू दिन-ब-दिन कमज़ोर होती जा रही थी। मैं बहुत परेशान थी क्योंकि डॉक्टर से मैंने सारे टेस्ट करवा लिए थे, लेकिन रिपोर्ट नॉर्मल ही आई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी बहू दिन-ब-दिन कमज़ोर क्यों होती जा रही है। परेशान होकर मैं अपनी बहू को एक बहुत ही अच्छे और पहुँचे हुए बाबा के पास लेकर जाने लगी। मुझे लगा कि कहीं मेरी बहू पर कोई बुरा साया या बुरी नज़र न पड़ गई हो, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरी बहू की हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। मेरा नाम सुमित्रा है, मेरा एक ही बेटा है। मैं एक मिडिल क्लास घराने से संबंध रखती हूँ। मैंने पति के जाने के बाद दिन-रात मेहनत की और अपने बेटे को पढ़ाया-लिखाया। मेरा बेटा अपना कारोबार करने लगा, वो कोशिश करता, लेकिन उसका कोई कारोबार ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाता। मैं भी अब मायूस होने लगी थी। मेरा बेटा दिन-रात उदास रहने लगा था, लेकिन मैंने उसे समझाया कि ऐसे हिम्मत नहीं हारते। भगवान पर भरोसा रखो, एक न एक दिन वो तुम्हारी मेहनत का फल ज़रूर देगा। और मेरी इसी बात को मानकर मेरा बेटा लगातार मेहनत किए जा रहा था। मेरे बेटे ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी मेहनत जारी रखी। एक दिन मैं अपनी बहन के घर जा रही थी कि तभी मैं एक जगह से गुज़री। चारों तरफ आस-पास कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। इतनी सुनसान जगह पर मेरा दिल घबराने लगा कि तभी मुझे वहाँ किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैं एकदम से घबरा गई, लेकिन मैंने देखा कि एक लड़की, जिसकी उम्र यही कोई 19-20 साल रही होगी, अपना चेहरा घुटनों में छुपाकर सिसक कर रो रही थी। मेरा दिल घबराने लगा कि आखिर इतनी सुनसान जगह पर एक अकेली लड़की क्या कर रही थी। पहले तो मैंने सोचा कहीं कोई पागल तो नहीं है, लेकिन फिर भी इंसानियत के नाते मैं उसके पास गई। उसको इस वीराने में छोड़कर जाने का मेरा मन भी नहीं हुआ। मैं उसके पास गई और उसे पुकारा, बोली, बेटी, रात के समय तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी बात पर उसके शरीर में कुछ हलचल हुई। लड़की ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। वो बहुत ही प्यारी सी मासूम सी बच्ची थी। मैंने उसे चुप करवाने की कोशिश की और उससे उसकी इस हालत की वजह पूछने लगी। उस लड़की पर मुझे बहुत ज़्यादा दया आ रही थी, जो रात के समय अकेली इतनी सुनसान जगह पर बैठी हुई थी। मैंने उससे उसके घरवालों के बारे में पूछा तो वो रोते हुए बोलने लगी, मेरा नाम सलोनी है, मैं गाँव से संबंध रखती हूँ। मेरे माता-पिता ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैंने हैरान होकर पूछा कि तुम्हारे माता-पिता ने तुम्हें घर से क्यों निकाला? मेरी बात सुनकर वो और भी रोने लगी, कहने लगी कि मेरी माँ-बाप एक बूढ़े आदमी से मेरी शादी करना चाहते थे। मेरे पापा ने एक बूढ़े आदमी से कर्ज़ ले रखा था, जिसके बदले अब वो मेरा सौदा करना चाहते थे। मैंने अपनी मम्मी-पापा के पैर पकड़ लिए कि मुझे इस नर्क में मत धकेलें। मैं उस बूढ़े आदमी के साथ खुश नहीं रह पाऊँगी। इससे तो अच्छा आप लोग मेरा गला दबा दें। लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। उन्होंने मेरे आंसुओं पर दया नहीं आई। जब मैंने उनकी बात नहीं मानी और मैं ज़िद पर अड़ गई कि मैं उस बूढ़े से शादी नहीं करूँगी, तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। वो अपनी आप बीती अपना दर्द मुझे सुनाती रही और फिर आखिर में सिसकियाँ ले लेकर रोने लगी। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया और तसल्ली दी कि बेटा, तुम्हारे माँ-बाप को भगवान तुम्हारे माँ-बाप को अकल दे। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे माँ-बाप के पास ले जाऊँगी और उनको समझाऊँगी कि समय एक जैसा नहीं रहता। ऐसे में अपनी बेटी की कुर्बानी मत दो, कोई दूसरा रास्ता निकाल लो। और फिर इस तरह जवान बेटी को घर से निकालना कोई हल नहीं, बल्कि इससे तो और भी ज़्यादा मुसीबत को बुलावा देना होता है। रात ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए इस समय मैं उसे लेकर गाँव नहीं जा सकती थी। मैंने सलोनी का हाथ पकड़ा और उसे अपनी बहन के घर ले आई। मेरी बहन ने उसके बारे में पूछा तो मैंने उसे सलोनी की कहानी सुना दी। उस लड़की पर दुख भरी नज़र डालकर मेरी बहन बोली, पता नहीं दुनिया में कैसे-कैसे लोग होते हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि दुनिया में ऐसे माँ-बाप भी होते हैं जो अपनी जवान बेटी को रात के समय घर से निकाल देते हैं। उन्हें अपनी इज़्ज़त का भी ख़्याल नहीं होता। मेरी बहन ने उस लड़की पर दया नज़रों से देखा। मेरी अपनी कोई बेटी नहीं थी। मुझे सलोनी को देखकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ। पूरी रात हमने अपनी बहन के घर पर गुजारी। मेरी बहन ने मुझे और सलोनी को खाना खिलाया और खाकर हम सो गए। अगली सुबह मैं उसके बताए गए पते पर उसे लेकर पहुंच गई। दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा एक नौजवान लड़के ने खोला था। सलोनी उसे देखते ही मेरे पीछे छुप गई। मैंने सलोनी से पूछा, सलोनी, क्या ये लड़का तुम्हारा भाई है? तो सलोनी ने ना में सिर हिला दिया, कहने लगी, मैं इस लड़के को नहीं जानती। फिर आगे बढ़कर उस लड़के से अपने माँ बाप के बारे में पूछने लगी। उस लड़के ने हमें बताया कि वो तो कल ही गांव छोड़कर जा चुके हैं। ये मकान हमने ख़रीद लिया है, अभी मकान हमारा है। उस लड़के की बात सुनकर सलोनी अब और भी ज़्यादा दुखी हो गई थी
उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं भी इस किस्मत की हेराफेरी पर हैरान थी। आखिर भगवान को क्या मंजूर था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतनी प्यारी बच्ची के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। मैं अपने दिल में उसके माता पिता की गंदी सोच पर हैरान होती हुई सलोनी को अपने घर ले आई। मैं उसे इस तरह बेसहारा नहीं छोड़ सकती थी। ये मेरी अंतरात्मा को गवारा न था। मैं उसे लेकर अपने घर आ गई। मेरे साथ सलोनी को देखकर मेरा बेटा बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। उसने मुझे सवालिया नज़रों से सलोनी के बारे में पूछा। मैंने उसे बताया कि फ़िलहाल तो ये लड़की हमारे साथ ही रहेगी। मेरे मुंह से इतना सुनना था कि उसके चेहरे पर गुस्सा उभर आया और वो अपने छोटे से कमरे की तरफ बढ़ गया। मेरा घर ज़्यादा बड़ा नहीं था। मैंने सलोनी को अपने कमरे में बैठाया और विशाल के कमरे में चली आई, जहाँ विशाल बहुत ही गुस्से से अपनी चीज़ें उलट पुलट कर रहा था। मैंने एक गहरी सांस भरी। मैं जानती थी कि विशाल को लड़कियों से ज़्यादा बहुत चिढ़ थी। अपने आप में रहने वाला इंसान था, लड़कियों से दूर भागता था। मैं विशाल के पास गई और उससे समझाने लगी, बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो। मेरी बात सुनकर विशाल ने कहा, मम्मी ये लड़की कौन है जिसे आप हमारे घर ले आई हैं। मैंने उसकी बात सुनी और बोली, बेटा वो बेसहारा लड़की है, उसके माँ बाप नहीं है, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आई हूँ। मेरी बात सुनकर विशाल उठकर खड़ा हो गया और जाने लगा तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वो बोला कि मम्मी आप बहुत भोली हैं, आपको क्या पता कि दुनिया में कैसे कैसे धोखेबाज लोग रहते हैं। क्या पता ये लड़की भी फ्रॉड हो। अगर ऐसा हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। अभी तो हमारे हालात वैसे भी मुश्किल से गुजर रहे हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर घर का खर्च चलता है। ऐसे में एक नई मुसीबत आपने लाकर सिर पर बैठा दी। मैं किसी भी नई मुसीबत में पड़ना नहीं चाहता। मैंने उसे समझाया कि बेटा ये लड़की बेसहारा है, बहुत मासूम है, चेहरे से तो बिल्कुल भी फ्रॉड नहीं लगती, और अगर कुछ गलत होगा तो देखा जाएगा, भगवान हमारे साथ है। मेरा बेटा तब भी नहीं मान रहा था। आखिर में मैंने उसे अपनी कसम दी, तब जाकर उसने सलोनी को घर में रहने की हामी भरी। अब मैं थोड़ा सुकून में थी कि कम से कम सलोनी को एक सहारा मिल गया था। अगर वो ऐसे ही बेसहारा गलियों में घूमती रहती तो फिर उसके लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। आज के समय में तो इंसान नहीं बल्कि भेड़िए बसते हैं जो अकेली लड़की को नोच खाने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसे हालात में मैं उसे सड़क पर अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मैंने सोचा कि जो कुछ भी होगा भगवान अच्छा ही करेगा, लेकिन कहते हैं ना कि समय और किस्मत का कुछ पता नहीं कब बदल जाए। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे थे। सलोनी को मेरे पास आए 2 महीने हो गए थे। वो मेरे साथ मेरे काम में हाथ बटाती और मेरी खूब सेवा करती थी। मुझे तो जैसे भगवान ने एक बेटी दे दी थी। सलोनी मुझे किसी भी काम को हाथ नहीं लगाने देती। रातों को उठकर मेरे पाँव दबाती, वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। कहती अगर आप मुझे सहारा नहीं देती तो मैं कहाँ जाती। आप तो मेरी सब कुछ हैं। मैं आपकी ज़िंदगी जितनी सेवा करूं उतनी ही कम है। वो मेरा इतना ख्याल रखती कि कभी कभी तो मुझे अपने आप पर ही गर्व होने लगा कि पता नहीं मैंने ऐसे कौन से अच्छे काम किए थे जो मुझे भगवान ने सलोनी के रूप में एक बेटी दे दी थी। सलोनी मेरे घर में बहुत खुश थी। सलोनी को खुश देखकर मैं भी खुश थी, लेकिन मैं अपने बेटे विशाल के लिए परेशान थी। वो सलोनी से पहले ही तरह चिढ़ता तो नहीं था, लेकिन पता नहीं सलोनी अब भी उसके सामने आने से बचती थी। बहुत ज़रूरी काम होता तभी उसके सामने जाती, नहीं तो विशाल के घर में आते ही वो इधर उधर हो जाती। मैंने बहुत कोशिश की कि वो विशाल का डर अपने दिल से निकाल दे। विशाल मेरा बेटा है और बहुत ही अच्छा लड़का है, लेकिन पता नहीं सलोनी को क्या हो गया था कि विशाल के सामने जाने से हमेशा बचती थी। उसके आने के बाद मैंने एक चीज़ पर गौर किया था कि सलोनी अब विशाल को बुरी नहीं लगती। मैंने विशाल की आंखों में अब सलोनी के लिए पसंदीदगी की झलक देखी थी। वैसे तो मेरा बेटा लड़कियों से दूर भागता था और मेरे दिल को यही डर सताता था कि पता नहीं मेरा बेटा शादी भी करेगा या नहीं। विशाल मेरा इकलौता बेटा था, अगर वो शादी नहीं करता तो फिर मेरा तो पूरा वंश ही ख़त्म हो जाता और फिर मेरे बाद मेरे बेटे का ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं था। जब मैंने विशाल की आंखों में सलोनी के लिए प्यार देखा तो मेरे दिल में ख्याल आया, यही अच्छा मौका है विशाल को रास्ते पर लाने का। लेकिन मैं डायरेक्ट तो विशाल से बात नहीं कर सकती थी। विशाल के दिल का हाल जानने के लिए मैंने अपने मोहल्ले की एक रिश्ते करने वाली से सलोनी के रिश्ते की बात चलाने को कहा। उसने मेरे कहने के अनुसार मेरे घर सलोनी का रिश्ता लेकर भेज दिया। रिश्ते वालों को सलोनी पसंद आ गई थी। उन्होंने ये भी कहा था कि हम अब सभी सलोनी को अंगूठी पहना देते हैं और सलोनी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन मैंने ही उन लोगों को रोक दिया। अब वो लोग अगले हफ्ते आने का बोलकर चले गए। मैं विशाल के हाव भाव देखना चाहती थी।
मैंने सोचा कि मैं जब विशाल को सलोनी के रिश्ते के बारे में बताऊंगी तो वह ज़रूर कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा और फिर मैं विशाल के दिल का हाल जान पाऊंगी कि आखिर विशाल के मन में क्या चल रहा है। शाम को जब विशाल घर आया तो मैंने उससे कहा कि मैंने सलोनी का रिश्ता तय कर दिया है। अगले हफ्ते वो सलोनी की उंगली में अंगूठी पहनाकर मंगनी की रस्म करना चाहते हैं। मेरी बात सुनकर विशाल का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। कहने लगा, मम्मी एक बार तो आप मुझसे भी पूछ लेती। मुझसे पूछे बिना ही आप सलोनी का रिश्ता कैसे तय कर सकती हैं। मैंने अनजान बनते हुए कहा, विशाल तुमसे पूछने वाली क्या बात थी। तुम कोई उसके सगे रिश्तेदार तो हो नहीं कि तुमसे पूछना ज़रूरी था। मैंने सलोनी को इस घर में सहारा दिया था। तुम भी सलोनी की वजह से अपसेट हो गए थे। मैंने सोचा कि अब सलोनी की शादी कर दूं तो तुम भी थोड़ा खुद को रिलैक्स फील करोगे। मेरी बात सुनकर विशाल ने सिर झुका लिया। मैं उसकी अगली बात का इंतज़ार करने लगी और फिर विशाल ने बोल ही दिया, मम्मी मैं सलोनी को पसंद करने लगा हूँ और सलोनी से शादी करना चाहता हूँ। इसकी बात पर मैं उसे घूरने लगी और बनावटी गुस्से से बोली, नालायक, तू तो उस बच्ची से खार खाता है तो अब कैसे शादी की बात कर रहा है। मैंने उसके सर पर हल्की सी चपत लगाई। वो मेरे करीब खिसक आया और मेरे बनावटी गुस्से को नज़रअंदाज करते हुए बोला, मम्मी मैं सलोनी से प्यार करता हूँ और उससे ही शादी करूँगा। वो मेरे अलावा किसी और की नहीं हो सकती। ये कहकर विशाल कमरे से निकल गया और मैं उसकी बातों पर मुस्कुराने लगी। विशाल तो मान गया था, लेकिन अब समस्या सलोनी की रजामंदी की थी। मैं जानती थी कि सलोनी मेरी बात पर इनकार नहीं कर सकती, लेकिन मैं ये भी जानती थी कि सलोनी शुरू से ही विशाल से डरती रही है, तो फिर उसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारने के बारे में शायद वो सोच भी नहीं सकती। ये उसके लिए एक बड़ा फ़ैसला होगा। सुबह नहा धोकर फ्रेश होने के बाद मैंने सलोनी को अपने पास बिठाया और उसे समझाने लगी। मैंने सलोनी से कहा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। मेरी बात सुनकर सलोनी की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, आप तो मेरी भगवान हो, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो। मैंने सलोनी के हाथ अपने हाथों में थाम लिए। मैंने कहा, सलोनी क्या तुम मेरे बेटे को विशाल से शादी करोगी। मेरी बात सुनकर सलोनी ने झटके से अपना सर ऊपर उठाया। ऐसा लगा था जैसे उसे करंट लगा हो। वो जल्दी से ना में सिर हिलाने लगी। सलोनी शायद अब भी डरी हुई थी। मैंने उसे समझाया कि विशाल बुरा लड़का नहीं है। लड़कियों से नफ़रत के पीछे एक बड़ी वजह है और वो ये है कि उसकी अपनी बुआ की गलत करतूतों की वजह से विशाल हर लड़की से नफ़रत करने लगा। उसकी बुआ ने एक बहुत बड़ा गलत काम किया था और जिसकी वजह से उसकी बुआ को ख़ानदान से निकाल दिया गया था और फिर विशाल भी उन्हीं का खून है, बस इसीलिए वो लड़कियों से दूर रहता है। मेरी बातों से सलोनी का दिल थोड़ा शांत हो गया था, लेकिन वो अभी भी कुछ डरी हुई थी। मैंने सलोनी से वादा किया कि मैं तुम्हारे साथ कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगी। मेरा बेटा पहले जैसा नहीं रहा, जो बात बात पर तुम्हें भला बुरा कहता था, अब तुमसे नफ़रत करता था। अब तो तुमने खुद महसूस किया होगा कि कुछ टाइम से वो बदल चुका है, वो तुमसे प्यार करने लगा है। मेरी बातों ने शायद उसके दिल पर छाई धूल साफ़ कर दी थी। कहने लगी कि मैं आपको मना कैसे कर सकती हूँ, आप तो मेरे लिए भगवान समान हैं। आपने तो उस समय मेरा साथ दिया था जब मेरे माँ बाप ने भी मुझे त्याग दिया था। सलोनी की बात सुनकर मैं खुश हो गई थी कि भगवान ने मुझे बहुत ही अच्छी बहू और बेटी दोनों ही दे दी थी। मैंने कुछ दिनों बाद विशाल और सलोनी की शादी तय कर दी और फिर सलोनी और विशाल की शादी का दिन भी आ गया। दोनों की शादी मैंने धूमधाम से तो नहीं की थी, लेकिन बहुत ही खुशी से की थी। मोहल्ले के सारे घरों में मैंने दावत दी थी और उनको भी अपने घर की पहली खुशी में शामिल किया था। शादी के बाद विशाल ने सलोनी का बहुत ध्यान रखा था। उसके खाने पीने का, उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ध्यान रखता था। लेकिन एक बात मुझे अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी, वो थी सलोनी की सेहत जो दिन ब दिन गिरती जा रही थी। वो थोड़ा सा भी काम करती तो हाफ जाती थी। मैंने हर नुस्खा आजमा लिया था, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था, बल्कि सलोनी की तबीयत तो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। मेरी बहू बहुत खूबसूरत थी। उसकी बड़ी बड़ी काली काली आँखें किसी को भी अपना दीवाना कर लेती, लेकिन अब उसकी आंखों के नीचे काले घेरे आने लगे थे। विशाल सलोनी से उम्र में थोड़ा बड़ा ज़रूर था, लेकिन वो सलोनी का पूरा ख्याल रखता। मुझे याद है शादी का वो दिन जब मेरी बहू दुल्हन बन के मेरे घर आई थी। शादी से कुछ दिन पहले मैंने सलोनी को अपनी बहन के घर भेज दिया था और सलोनी वहीं से दुल्हन बनकर मेरे घर आई थी। उस समय सलोनी कितनी खुश थी। शादी के बाद मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई थी, लेकिन वो खामोश रहने लगी थी। जो काम करने को कहती बस और खामोशी से कर देती, कुछ ज़्यादा बोलती नहीं थी, काम करती और चली जाती। मुझे अब उसकी चिंता सताने लगी थी।
मैंने काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बस उसकी सेहत दिन ब दिन गिरती ही जा रही थी। उस दिन घर में विशाल आया तो मैंने उसे सलोनी की तबीयत के बारे में पूछा। साथ ही मैंने उसे बताया कि आज तो सलोनी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। वो अपने कमरे में सो रही थी। विशाल सलोनी के कमरे में आया और उसे उठा कर बैठाया और बहुत ही प्यार से उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए उसे जगाने लगा। उस समय सलोनी की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। विशाल ने टेबल की दराज से एक शीशी निकाल कर उसमें से थोड़ा सा शहद चटाया। मैं नोटिस कर रही थी कि शादी के दूसरे ही दिन से विशाल सलोनी को शहद चटाता था और उसके बाद उसे छत पर भी लेकर जाता था। मैं बहुत हैरान होती, उससे पूछती क्या, लेकिन वो कोई ना कोई बहाना बना देता। लेकिन मैंने भी सोचा था कि वो सलोनी का पति है, सलोनी से प्यार भी करता है, तो वो उसके साथ कुछ गलत तो करेगा नहीं। सलोनी फिर से लेट गई थी। विशाल भी वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया था। मैं कुछ देर तक सलोनी के पास बैठी रही और फिर उठकर बाहर आ गई। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर गए। एक दिन मेरी बहू मेरे पास ही बैठी हुई थी कि अचानक बेहोश होकर एक तरफ को लुढ़क गई। उस समय विशाल घर पर मौजूद नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने जल्दी से विशाल को फ़ोन करके बुलाया। विशाल उसे लेकर हॉस्पिटल भागा। डॉक्टर ने सलोनी का चेकअप किया और कहा कि दिमागी दबाव की वजह से बेहोश हो गई है। लगता है आपकी बहू दिमाग पर कुछ ज़्यादा ही प्रेशर लेती है, इसीलिए शायद बेहोश हो गई है। थोड़ी देर बाद सलोनी को होश आ गया था। मेरा बेटा सलोनी को घर ले आया। मैंने सलोनी के लिए जूस बनाया और कमरे में लेकर चली आई। कमरे में दाखिल हुई तो मैंने देखा विशाल सलोनी के गले में एक काले रंग का धागा बांध रहा था। मैंने जूस का गिलास साइड टेबल पर रखा और उससे उस धागे के बारे में पूछने लगी। मैंने पूछा, विशाल तुम सलोनी को ये क्या पहना रहे हो? तो वो बोला, मम्मी देखो ना, सलोनी आए दिन बीमार रहती है और कमज़ोर भी होती जा रही है, इसलिए मैं ये बहुत बड़े बाबा जी से ये धागा लेकर आया हूँ। पता नहीं क्यों मेरा दिल में कुछ खटास सी आ गई थी। मुझे लगा कि जैसे विशाल मुझसे कुछ छुपा रहा हो, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा बात नहीं की। मुझे लगा कि शायद विशाल मुझे कुछ नहीं बताएगा। बेकार में कुरेदने से कोई फ़ायदा नहीं था। मैं सलोनी के सिरहाने बैठी उसका सिर सहलाती रही। मैंने तमाम बुरे ख्यालों को अपने दिल से और दिमाग से निकाल दिया और सलोनी की अच्छी सेहत के लिए भगवान से प्रार्थना करती रही। अगले दिन तक सलोनी की तबीयत कुछ अच्छी हो गई थी। दोपहर के बाद मैं बाहर आई तो देखा विशाल एक दाल वाला शॉपर लेकर बाहर जा रहा था। ये विशाल का रूटीन बन गया था। वो हर शनिवार को शादी के कुछ दिन बाद से ही एक दाल का शॉपर लेकर कहीं जाता था। मैं कई बार उससे पूछ चुकी थी, विशाल तुम ये दाल लेकर कहाँ जाते हो? तो वो कहता कि मम्मी बस ये किसी को ज़रूरत है तो मैं ज़रूरतमंद की मदद करता हूँ। विशाल की ऐसी हरकतें मुझे सोचने पर मजबूर कर रही थी कि कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा। आज रविवार था। उस दिन विशाल घर पर ही था। रात के समय मैं किचन से निकल रही थी कि तभी मैंने देखा विशाल सलोनी को लिए छत पर जा रहा था। मेरे सिक्स सेंस ने मुझे कुछ गलत होने का इशारा किया। मैं भी जल्दी से फ़ौरन उसके पीछे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। जैसे ही मैं छत पर पहुंची और जो सामने का दृश्य देखा तो ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे शरीर से जान खींच ली हो। विशाल ने सलोनी को एक गोल घेरे के अंदर लिटा दिया था, लेकिन ये देखकर तो मैं और भी ज़्यादा काँप गई थी कि सलोनी होश में नहीं थी, तो वो बेहोश ही सलोनी गोल घेरे के अंदर लेटी हुई थी। विशाल उसके माथे पर ना जाने क्या क्या लपेट रखा था और उसके सामने बैठा कुछ बड़बड़ा रहा था। विशाल ने मन ही मन कुछ पढ़कर सलोनी के ऊपर फूका और देखते ही देखते सलोनी का पूरा शरीर झटके खाने लगा था। ये सब देखकर ज़ोर से मेरी चीख निकल गई थी। मेरी चीख पर विशाल ने मेरी तरफ देखा तो उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने कहाँ सोचा था कि ऐसा कुछ भी हो जाएगा। मैं उसके सामने आई और ज़ोर से एक थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। उस वक्त वो विशाल अपने होश में नहीं लग रहा था, बल्कि वो कोई पागल सा लग रहा था। फिर मैंने उसके बाद उसके मुंह पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। वो भी बिना कुछ बोले खड़ा रहा। मैंने उससे कहा, बगैरत इंसान, ये सब तू क्या कर रहा है? तेरी हिम्मत कैसी हुई एक मासूम के साथ इतना घिनौना खेल खेलने की? अभी के अभी सलोनी को ठीक कर, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरा बेटा है। मेरे चेहरे से गुस्से की चिंगारी भड़क रही थी। मेरा पूरा शरीर गुस्से की वजह से काँप रहा था। मेरी हालत को देखते हुए विशाल ने सलोनी पर कुछ पढ़कर फूका और तभी सलोनी का शरीर जो अब तक झटके खा रहा था एकदम से शांत हो गया। मैंने विशाल को एकदम से नोच डाला। मैंने कहा, ये सब क्या है? अब ऐसे ही मुंह बंद करके खड़े रहोगे या मेरी बात का जवाब भी दोगे? मेरी बात सुनकर विशाल रोने लगा। फिर उसने मुझे सारी बात बताई। मैं खामोशी से सुन रही थी। विशाल बोला, मैंने इस लड़की को देखा तो मुझे उसमें अजीब सी कशिश महसूस हुई थी।
मैंने ख़ुद को रोकने की कोशिश की उसके करीब जाने की, लेकिन मैं अपनी इस कोशिश में नाकाम रहा। मैं सलोनी के साथ शादी से पहले ही गलत काम करना चाहता था, लेकिन मैं जब भी सलोनी के साथ ये सब करने की कोशिश करता तो सलोनी मुझसे दूर भागती और मुझे ऐसा करने से रोकती थी। एक दिन उसने मुझे धमकाया कि अगर तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की तो मैं तुम्हारी माँ को बता दूंगी। तो उल्टा मैंने उसे धमकाया कि अगर तुम मेरी माँ को बताओगी तो उल्टा मैं अपनी माँ को कहूँगा कि ये लड़की मेरे ऊपर डोरे डालती है, मुझ पर गलत निगाह रखती है, और जाहिर सी बात है वो मेरी माँ है, मेरे ऊपर विश्वास करेंगी और अगर ऐसा हुआ तो वह तुम्हें घर से निकाल देंगी। मेरी बात सुनकर सलोनी डर गई थी कि इस घर के अलावा उसका कोई दूसरा सहारा नहीं था और वो उसको घर को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। इसलिए चुपचाप वो इसी घर में पड़ी रही और मेरे ख़िलाफ़ उसने कोई आवाज़ नहीं निकाली। लेकिन अभी मैं अपना मकसद पूरा करने में नाकाम था। वो मेरे हाथ नहीं आ रही थी, वो हमेशा मुझसे बचती रहती। लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि सलोनी को हासिल करके ही रहूँगा, और जब आपने मुझे बताया कि आपने सलोनी की शादी तय कर दी है तो ये मेरी ज़िद बन गई थी। मैंने सोच लिया था कि सलोनी को तो हासिल करके ही रहूँगा, चाहे कैसे भी सही। फिर मैंने सलोनी से शादी करने की बात कही थी। मैंने सोच लिया था कि सलोनी से शादी करने के बाद और उसे हासिल करने के बाद मैं उसे छोड़ दूँगा। और यही बात शादी की पहली रात मैं अपने दोस्त से फ़ोन पर कर रहा था, लेकिन सलोनी ने मेरी ये बात सुन ली और शादी की पहली रात सलोनी ने मुझे अपने करीब आने नहीं दिया। इस बार सलोनी ने चालाकी की थी, मेरी आवाज़ उसने फ़ोन में रिकॉर्ड कर ली थी। जब मैंने सलोनी को धमकाया तो कहने लगी कि अगर तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की तो मैं ये रिकॉर्डिंग तुम्हारी माँ को सुना दूँगी। और यहीं पर मैं कमज़ोर हो गया था। शादी कितने महीने बाद मैं सलोनी को पा नहीं सका था। सलोनी मुझे समझाने की कोशिश करती थी कि अब हमारी शादी हो चुकी है, मेरी खातिर ना सही तो अपनी माँ की खातिर ही इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएं। लेकिन मुझे सलोनी की बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैंने तो जो सोच लिया था उसे पूरा करना ही अपना मकसद समझता था। लेकिन सलोनी अब दिन ब दिन मेरे लिए ज़िद बनती जा रही थी। मैं चाहता तो सलोनी को ज़बरदस्ती हासिल कर सकता था, लेकिन अब मैंने सोच लिया था कि सलोनी खुद मेरे घुटनों में बैठकर अपना आप मुझे सौंपेगी और मैं उससे ऐसा करवा कर रहूँगा। और फिर मैंने एक बाबा की मदद ली। बस बाबा के बताए हुए सारे काम मैं करने लगा। वो शहद भी उन्हीं बाबा ने दिया था कि ये रोज़ अपनी पत्नी को चटाया करना। हर शनिवार को एक पैकेट दाल शमशान घाट में डाल दिया करना। बाबा के बताए हुए सारे काम कर रहा था। ये सारे काम मुझे 30 दिन तक करने थे। 30 दिन के बाद सलोनी खुद मेरे पैरों में गिर कर मुझे अपना आप सौंप देती। लेकिन इससे पहले ही आपको मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया। विशाल के मुंह से ये भयानक सच्चाई सुनकर मेरा सिर चकरा गया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विशाल मेरा बेटा है। पता नहीं मैंने ऐसे कौन से गुनाह किए थे जो मुझे विशाल जैसी औलाद दी थी। भगवान ने इससे अच्छा था कि मैं बेऔलादी रहती। मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ विशाल के मुंह पर दे मारा। बेशरम, तुझे शर्म नहीं आई? जिस बेसहारा लड़की को तेरी माँ ने सहारा दिया, उसे अपनी बेटी बनाया, तेरी ज़िंदगी में शामिल किया, तूने उसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगी। अरे ऐसी बहू और पत्नी तो किस्मत वालों को मिलती है। इतना सब कुछ वो चुपचाप सहती रही, मगर उसने मुंह तक नहीं खोला। उल्टा वो तुझे लाइन पर लाने की कोशिश करती रही और तू उसे बर्बाद करने पर तुला रहा। सलोनी को अब कुछ होश आने लगा था। मैंने सलोनी का हाथ पकड़ा और उससे नीचे कमरे में ले आई, उसे बेड पर लेटाया और फिर मैंने उससे रो रो कर माफ़ी मांगी। सलोनी को समझ आ गया था कि मुझे सच्चाई पता चल चुकी है। वो भी मेरे गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मैंने कहा, सलोनी मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने तेरा साथ बहुत गलत किया, मैं तेरी गुनाहगार हूँ। सलोनी ने मेरे जुड़े हुए हाथ थाम लिए और रोते हुए बोली, नहीं माँ जी, आपने मेरे साथ गलत नहीं किया, बल्कि मेरी किस्मत ने ही मेरे साथ गलत किया है। आपने तो मेरे साथ जो किया वो मेरी भलाई के लिए किया। मैं आपको दोषी नहीं ठहरा सकती। मेरी किस्मत में न माँ बाप का प्यार था, न शादी के बाद पति का प्यार मिला, लेकिन भगवान ने आपके रूप में मुझे माँ दी थी और मैं आपसे हाथ धोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं विशाल के सारे जुल्मों को सहती रही। मुझे उम्मीद थी कि शायद विशाल एक न एक दिन सही रास्ते पर आ जाएंगे। मैं विशाल के पास गई, उसका हाथ पकड़कर भगवान के सामने लाकर मैंने खड़ा कर दिया। मैंने कहा, विशाल, तुझे भगवान की सौगंध है, तू अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जा। जिस दिन तुझे लगे कि तू मेरी बहू के काबिल हो गया है तो उस दिन तेरे लिए घर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले मिलेंगे। लेकिन तुझे भगवान की सौगंध है, बुरे ख्याल के साथ इस घर में दाखिल हुआ तो तुझ पर भगवान का कहर टूटेगा। जब तक सलोनी के काबिल खुद को ना कर ले, इस घर में कदम मत रखना। विशाल सिर झुकाए घर से निकल गया। अब घर में मैं और मेरी बेटी सलोनी रहते हैं। हम दोनों माँ बेटी ही एक दूसरे का सहारा हैं। सलोनी ने एक नौकरी कर ली है, धीरे धीरे उसकी सेहत भी ठीक होने लगी है
और वो खुश भी रहने लगी थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। कभी कभी सोचती हूँ कि अब विशाल वापस इस घर में आएगा तो दिल के किसी कोने से आवाज़ आती है कि वो मेरा बेटा है और मेरी परवरिश इतनी बुरी नहीं है कि विशाल को सही राह पर ना ला सके। एक ना एक दिन विशाल ज़रूर वापस आएगा और मेरी सलोनी की ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है और मुझे उसी दिन का इंतज़ार है जब विशाल एक अच्छा पति और एक अच्छा बेटा बनकर इस घर में दाखिल होगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।